तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप एनेक्सर बी की जो नई यूटिलिटी आई है, जो अथॉरिटीज़ ने अभी रिलीज करी थी कुछ टाइम पहले, जो कि पोर्टल नहीं काम कर रहा था पहले उस टाइम पे। तो आज हम उसको फिल करना जानेंगे और अपलोड अपलोड फिर आप उसको कर पाएंगे इजीली। बहुत लोग क्या गलती कर रहे हैं कि वहाँ पे एरर आ जाते हैं, उस यूटिलिटी में शो हो जाते हैं। तो और एरर को बचने के लिए आपको कैसे डेटा फिल करना है और कैसे आपको ये यूटिलिटी सही तरीके से फिल करके आपको रिफंड क्लेम करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी का आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं जो आपका चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला स्टेप आप लोग करिए। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को अपना टू बी डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे। सारा आप टू बी जो जौन से पीरियड का आप जो पीरियड का आप लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, अपने जो एक्सपोर्ट ऑफ आपका वो है, अगर आपका वो 2 ईयर लैप्स नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि अगर 2 ईयर आपके लैप्स हो जाते हैं, मतलब आप अभी अप्रैल 26 का अगर फाइल कर रहे हैं अप्रैल 26 में, तो उसके लास्ट 2 ईयर्स का ही आप रिफंड रूट में क्लेम कर पाएंगे। उससे पहले लास्ट 2 ईयर्स का जो होगा आईटीसी, वो आप रिबेट रूट में क्लेम करेंगे एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स में। इसमें आपको क्या है कि आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में ये फायदा मिल जाता है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा है, आप देख सकते हैं कि हमने टू बी पहले डेटा था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पे। ये आप जीएसटी पोर्टल से कर सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं, आप यहाँ पे सारा उस पीरियड का हमने ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बी टू बी अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट अगर कोई होगा तो आईएसडी कोई है तो ये रॉ डेटा है। ये मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है किसी एंटिटी का। तो आपको ऐसे डेटा यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जब डेटा एक बार आ जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये रिवर्स चार्ज, यहाँ पे आपको एक दो कॉलम बना है। सबसे पहले तो आप इनको डाटा को फॉर्मेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे आपको करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको पीरियड मिलेगा, ये वाला पीरियड आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इस पीरियड में मतलब इसका रेलेवेंस ये है कि आपने इस मंथ में वो वाला आईटीसी क्लेम करा है। बाकी चाहे आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाले कॉलम आप डिलीट कर दीजिए और जो ये वाले कॉलम है ये भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको ये जो पीरियड मिल गया है, ये वाला पीरियड आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इस पीरियड में आपने वो आईटीसी क्लेम करा है। इस पीरियड को पर्टेन करता है, चाहे वो प्रीवियस मंथ का हो। तो एक ये वाला, और एक इनवॉइस वैल्यू आपके लिए रेलेवेंट है, इनवॉइस डेट अभी हम देखेंगे वो यूटिलिटी में जाके। मैं आपको सब बताता हूँ डिटेल में कि आपको कैसे करना है। बाकी पहले आपको वर्किंग क्या कर लेनी है अपनी, यहाँ पे दो कॉलम आपको इंसर्ट करके सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें निकाल लेनी है। मैं एक सेकंड ये कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आरसीएम का एक कॉलम इंसर्ट करना है और एक 17.5 का। इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके आरसीएम के कौन से केस हैं और आपका 17.5 का कौन सा केस है। वो आप जब अपनी वर्किंग करेंगे उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर किसी उसका आरसीएम पे करा है अमाउंट का, या फिर आपका 17.5 में ब्लॉक हुआ था अमाउंट, तो आप पता होगा तो आपने वो क्लेम कर आपको आपने उसको ब्लॉक कर दिया होगा। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये वाली वर्किंग पूरी करनी है अपनी अकॉर्डिंगली, कौन से वेंडर आपका आरसीएम में कवर है, जिसमें आपने टैक्स पे करा जीएसटी पे करा है, और कौन से आपने ब्लॉक कर रखे हैं, क्योंकि ये आपको एनेक्सर बी में बहुत फ़ायदा देगी ये वर्किंग। इसके बाद कहाँ जाते हैं हम, ऐसे ही आपको बी टू बी ए में कर लेना है और सी डी एन आर में कर लेना है और आईएसडी में कर लेना है। अभी आईएसडी को बहुत सारे केसेस में 95% एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आईएसडी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी फर्म्स में लगता है, जिसमें एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, उसमें आईएसडी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आप यूटिलिटी डाउनलोड करें। आपने जब ये वाली वर्किंग कर लेंगे, आपके पास सारा डेटा हो जाएगा टू बी का। और उससे भी पहले अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो एक बार ज़रूर रीचेक ज़रूर कर लें एक बार कि आपका ये डाटा आपका टू बी में आपने टू बुक्स में आ रहा है, आपके ये वाले डेटा सारा अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जो आपने बुक्स में नहीं दिखा रखा है, तो आप उसको क्लेम मत करिए फिर उसको आप, मतलब आईटीसी में, क्योंकि आपके बुक्स में है नहीं वो उस पीरियड के लिए। सो आप ये रिको सबसे पहले आपको रिको करना पड़ेगा। रिको आपको करने पड़ेंगे टू बी और थ्री बी का। और ईसीएल में भी एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करें, सबसे पहले उस पीरियड से लेके जिस पीरियड का आप फाइल कर रहे हैं उस पीरियड से उस पीरियड तक का, जब तक के फाइल कर रहे हैं उस पीरियड तक का आप ईसीएल निकाल लीजिए, और उसके बाद क्रेडिट वाले फिल्टर आउट करिए खाली। क्रेडिट वाले फिल्टर आउट करने के बाद आपको खाली वाले जो क्रेडिट हुआ है अमाउंट, और जो कि आपको जो मंथली क्रेडिट होता है टोपी में, वो वाले अमाउंट आप फिल्टर करना है। कोई वॉलेंट्री पेमेंट हुई है, फिर आपको रिफंड ऑलरेडी पहले उस पीरियड के बीच में मिला है कुछ, वो वाले आप कैंसिल आउट करके फिर आप एक बार रिको करिए। आपका अमाउंट मैच करता है तभी आप ये वाली वैल्यूज वहाँ पे फिल करिए, क्योंकि सारा रिको होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप आता है आपका यूटिलिटी डाउनलोड करना। यूटिलिटी आप कैसे डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके रिफंड यूजर सर्विसेज में रिफंड वाले सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर रिफंड करके आप सिलेक्ट करेंगे, और उसमें आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये वहाँ पे आपको कंफ्यूजन के लिए दो हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप रिफंड रूट के लिए थ्रू जा रहे हैं, आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, एनेक्सर ये स्टेटमेंट 3 मिलता है और एनेक्सर बी मिलता है, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टेटमेंट 3 में आपको डालना पड़ता है कि आपके जो एक्सपोर्ट हुए हैं, मतलब जो आपने सेल करी इन्वॉइसेज हैं आपके, और आपके जो जो वो हैं उसके एफ आई आर सी है रिलेवेंट, क्योंकि आपको एफ आई आर सी रिसीव हुए होंगे बैंक से, उनकी पेमेंट जो रिसीव हुई होगी वो आपको इस यूटिलिटी में फिल करनी होगी। आप अगर कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और एनेक्सर बी की यूटिलिटी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, तो हम यहाँ से ये डाउनलोड कर लेते हैं एनेक्सर बी की यूटिलिटी। अब मैं इसको ओपन करके बताता हूँ कि इस यूटिलिटी में है क्या। तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो वाले जिप फाइल को, जो जिप फाइल आपकी जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड हुई थी, उसके बाद आपको ये वाली यूटिलिटी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब इस यूटिलिटी में क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इस यूटिलिटी में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस यूटिलिटी में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आप जब जैसे ही जीएसटी नंबर लिखेंगे, जो आपका जौन सी एंटिटी का आप फाइल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर आपको उसके ही पोर्टल से आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको रिटर्न पीरियड लिखना पड़ता है। अब रिटर्न पीरियड का देखिए फॉर्मेट क्या रहता है। रिटर्न पीरियड का फॉर्मेट है कि आपको वाई 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 में देना है आपको फॉर्मेट। इसका मतलब है जैसे अगर मैं सितंबर टू मार्च फाइल कर रहा हूँ तो मैं 09/2025 टू और मार्च में 03/2026 लिखूंगा। तो आपका ये वाली डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर देंगे इस तरह से। उसके बाद ये हम लास्ट में बनाते हैं, ये वाली लास्ट के लिए रखिए आप डिटेल्स। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज SEZ वाला, और DTA लाइबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब 95% केसेस में क्या होगा कि आपको यही वाला सेक्शन चूज करना है, क्योंकि हमारे जितने भी आपका जो B2B सेल हुआ होगा ना, आप उसका ही क्लेम करते हैं मोस्टली। तो मेन आपको क्या करना है, इन्वर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स चार्ज वाले, जो आपने आरसीएम पे करा है। अब आरसीएम आपने जिसको जो पे करा है वो B2B था या फिर क्या कहते हैं B2C था। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे, और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कस्टमर है, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे ये पोर्ट कोड आपका ये होता जा रहा है, क्योंकि ये वाला क्या कहते हैं आपका केस इसमें ये बनता है कि पोर्ट कोड आपका जो आपने ये सप्लाईज ली हैं तो ये पोर्ट कोड एप्लीकेबल नहीं है उसमें। अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जीएसटी भी अप्लाई नहीं होता है, इसलिए जीएसटीआईएन यहाँ पे ग्रे आउट एरिया हो चुका है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। अगर आपका आईएसडी का केस है, मतलब आपको क्रेडिट मिला है आईएसडी से, तो हम वहाँ पे ये वाला मोड लिख सकते हैं, ये वाला। अब इसके बाद क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर भी डालना पड़ता है। अब आप सीरियल नंबर तो ड्रैग डाउन कर सकते हैं, आप 1 2 लिखिए और फिर आपका ड्रैग डाउन पे ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, आपका ये फिल हो जाएगा ड्रैग डाउन करके। उसके बाद आप यहाँ पे ये पूरा ड्रैग डाउन सबसे पहले आप स्टेप करिए कि आपके जितने जीएसटी के रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी जीएसटी के रिकॉर्ड्स हैं पहले वो आप फिल आउट करिए यहाँ पे, वहाँ पे सारे फिल आउट कर दीजिए। उसके बाद ये वाला एरिया आपको मतलब एक तरह से आपको जीएसटी के रिकॉर्ड, जैसे सपोज करिए ये मेरा डेटा है। अब इस डेटा में क्या कहते हैं, मुझे इतने जीएसटी के रिकॉर्ड डालने हैं 4000 समथिंग, मतलब अगर आप बहुत सारे पीरियड का करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रांजेक्शन होती है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें उस डेटा को। उस डेटा को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसके हिसाब से कंट्रोल D कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस हिसाब से आप यहाँ पे ये ड्रैग डाउन कर सकते हैं पूरा। उसके बाद आप जीएसटी नंबर डालिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप एक बार यहाँ पे सपोज करिए मैंने यहाँ जीएसटी नंबर पहले डाल दिया, अगर जीएसटी नंबर पहले डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे चूज़ करा ये लाइबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो देख सकते हैं आप वहाँ पे गायब हो जाता है वो चीज़। तो सबसे पहले आप ये सबसे पहले जीएसटी नंबर डाल के आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितनी रोज हैं आपकी, और उसके बाद क्या कहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे जीएसटी नंबर फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये चीज़ है इसमें। और फिर आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में डालना है आपका कि इनवॉइस है आपका। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और बिल ऑफ एंट्री वाला, ये स्लैश में है। तो इनवॉइस हमारे जो जो सारे हैं वो सब इनवॉइसेस हैं। और आपको क्रेडिट नोट भी डालना है, तो ये आपका क्रेडिट नोट हमने यहाँ से जो निकाले थे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसा आपका 2B में आपका डेटा आ जाएगा, तो उससे आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट।
उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आपको नेम ऑफ सप्लायर डालना है। ये भी आपको यहाँ पे टू बी में मैंने आपको बताया था कि टू बी से आपका सब डाटा हो जाएगा। ये आपका ट्रेड और लीगल नेम, इसमें आपका यहाँ पे फिल हो जाएगी डिटेल्स, ये भी आपका हो जाएगा। नेम ऑफ द सप्लायर कॉपी पेस्ट डायरेक्ट करना है आपको। और क्रेडिट नोट और आईएसडी का ये सब ध्यान रखिएगा। अगर मेन कॉलम आपका ये है टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इसमें आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। बाकी आप इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं, शिफ्ट और नीचे आप एरो की दबाइए और कंट्रोल डी कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली ड्रैग डाउन हो जाएगा। पर बीच में अगर आपके वैसे रोज हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो चीज़ का। उसके बाद क्या करना है आपको, इनवॉइस नंबर, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो आपका इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर भी आपका इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पे टू बी में। आपका इनवॉइस नंबर भी आपके पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका यहाँ पे डेट हो गई। अब ये इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट भी आपके पास है, ये रही इनवॉइस डेट आपकी। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप कि इनवॉइस डेट अगर आपकी कॉपी नहीं होगी तो आपको क्या करना है कि इसको कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट नहीं करना है। वैल्यू पेस्ट की जगह आपको यहाँ पे पेस्ट लिंक कर देना है। तो पेस्ट लिंक जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे तो पेस्ट लिंक हो जाएगा, इसका मतलब आपकी डेट्स आ जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू कौन सी लिखनी है, आप सोच रहे होंगे टैक्सेबल वैल्यू, नहीं, आपको यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू लिखनी है पहले। सबसे पहले आपको इनवॉइस वैल्यू लिखनी है, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट इस वैल्यू का मतलब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपकी टैक्स इनवॉइस वैल्यू। और यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है, एक होती है इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। अगर आपका गुड्स है, अगर वो वेंडर आपने गुड्स परचेज करे हैं उससे, तो आप यहाँ पे इनपुट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी वो सर्विसेज आपने उससे वो करी है, अवेल करी है, तो आप यहाँ पे इनपुट सर्विसेज क्लेम करेंगे। अगर वो कैपिटल गुड्स हैं यानी कि बिजनेस में जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ये सब आपने परचेज करा है, तो आप उसको कैपिटल गुड सिलेक्ट करिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको उसका एचएसएन डालना पड़ेगा। अब एचएसएन कैसे मिलेगा, अगर आपको आपके पास बिल होगा, आपको बिल में देखना पड़ेगा कि उसका एचएसएन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल एचएसएन हो सकते हैं एक बिल में, तो आप उसको उसको रेलेवेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी। और या फिर आप, अगर आपको ऐसे बहुत सारे इनवॉइसेज ऐसे होंगे कि आपको नहीं मिल पाएगा एचएसएन, फिर आप उस वेंडर के जीएसटीआईएन के थ्रू वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आप वो कौन से उसमें डील करता है प्रोडक्ट में। उसके बाद आप ये वाली डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर आपको सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी, ये वाली डिटेल्स आपको टू बी में मिल जाएंगी सब यहाँ पे। ये आपके पास सब डिटेल्स हो गई। उसके बाद आपको सेस, सेस की डिटेल मिलेगी। और टोटल इनपुट टैक्स रेट ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा आपका, ये टोटल कर देगा सी जी एस टी प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ कॉलम का, ये टोटल कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैंने आपको जो कॉलम इंसर्ट कराया था वहाँ पे आपको फिल करना है कि आपका 17.5 में ब्लॉक है नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे यस करा, अगर मैं इसको यस करता हूँ इस वाले कॉलम को, तो आपका एलिजिबल आईटीसी, इसका मतलब है वो नो हो गया, क्योंकि आपका 17.5 ब्लॉक है, ब्लॉक क्रेडिट वाला है कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल आईटीसी या ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जब आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे ये वाली चीज़ की, यहाँ पे आप लिखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सपोज करिए 17.5 नहीं है, पर आपका मतलब वो क्लेम नहीं कर सकते आप उसको, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। 17.5 में ब्लॉक नहीं है और एलिजिबल आईटीसी में भी नो कर देना है कि आपको उसको क्लेम नहीं करना है। फिर आपको अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल आईटीसी में लिखना है। और जो अमाउंट होगा एलिजिबल आईटीसी का वो आपको टोटल करके आप यहाँ पे चाहे तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आईटीसी अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये नो और यस लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपका आरसीएम वगैरह है यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी का एक कॉलम बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी आपने कॉलम बना के उसके हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। टू बी पीरियड आपको जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला पीरियड जो रेलेवेंट था, इसकी आपको वर्किंग कर, इसकी ये वाला रेलेवेंट है इस चीज़ के लिए। इसमें आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर जुलाई 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा 07/2020, यहाँ पे 2020। और इन सब के बाद अगर क्या कहते हैं, जब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊपर, ये वाला जब डेटा आपका पूरा फिल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि एचएसएन में बहुत एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करते हुए स्पेस आ जाता है, तो उसका स्पेस को आपको हटाना पड़ेगा। बाकी नीचे की डिटेल्स तो ये रही, ऊपर वाली डिटेल्स में आपको एक बार फिल्टर आउट करके, ये जो आपने यहाँ पे कॉलम बनाया था, टेबल बनाई थी आरसीएम और 17.5 की, तो उसमें हमारे पास दो होते हैं, 4B1 और 4B, इसमें अदर्स वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 17.5 जो परमानेंटली ब्लॉक है उसको आपको यहाँ पे ये वाली डिटेल फिल करनी पड़ेगी अपनी टेबल से जो आपने बनाई थी, वर्किंग करी थी टू बी की। और अदर्स में आपको डालना पड़ेगा जो आपने वॉलंटरी वेवर या फिर परमानेंट टेम्पररी रिवर्सल किया है उस चीज़ का, तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये वाली डिटेल्स आपके ऑटो फिल आएंगी जो आपने जिस हिसाब से डेटा फिल कराया नीचे। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप यहाँ पे चूज़ करिए, क्रेडिट नोट चूज़ करिए जो आपका है अगर। और यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट ऑफ आईटीसी ये वर्किंग से आपको मिल जाएगा, ये एक बार ध्यान रखिएगा। जब आपका सब ये हो जाता है पूरा टेम्पलेट, उसके बाद आप वैलिडेटर कैलकुलेट करिए।
उसके बाद ये आपको सारे एरर बता देगा, जितने भी आपके एरर होंगे यहाँ पे सब एरर बता देगा। जैसे ये मैंडेटरी फील्ड है, पहले आपको ये फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पे जो जो होता रहेगा उसके बाद वो एरर बता देगा कि आपका कौन सा एरर किसके ऊपर अटेंड करता है। जब आप उसको करेक्ट करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। और जब कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे रेड में कोई एरर नहीं आएगा इधर इस सेक्शन में, बी कॉलम में, तो आपका फिर वो फाइल रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लिक टू अपलोड करके बस जेसन कर देना है, बस वो नॉर्मली। और जेसन करने के बाद जब हम जीएसटी पोर्टल में आएंगे, वहाँ पे जीएसटी पोर्टल में आके बस हमें अपलोड कर देना है। बस ये हमारा सिंपल सा इसमें स्टेप रहता है। एनेक्सर व्यू में मेन आपका इसमें क्या रहता है, मेन आपके रिकोर्स रहते हैं। रिकोर्स बहुत ऑन पॉइंट होने चाहिए आपके, बिल्कुल सब ईसीएल मैच करना चाहिए। और उसके बाद आप जितना क्लेम कर रहे हैं उसका एनेक्सर भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए।